नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज आज आपको नक्षत्रों की सीरीज में 6वें नंबर के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूं कि आर्द्रा नक्षत्र है। इसमें जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं की क्या खासियत होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं और क्या इनके अंदर खामियां होती हैं, यानी इनके वीक पॉइंट्स होते हैं और उनकी वजह से इनके सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स से ये क्या प्रिकॉशन और रेमेडी करके बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं, एस्ट्रोलॉजी में आपका फेथ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक सिद्ध होगा, मददगार सिद्ध होगा। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र के फलादेश को समझने के लिए सर्वप्रथम हमको ये समझना आवश्यक है कि ये जो आर्द्रा नक्षत्र है, इस नक्षत्र के 4 चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और वो अक्षर कौन कौन सी राशि में आते हैं और उस राशि के स्वामी ग्रह कौन से हैं और ये नक्षत्र आकाश मंडल में कौन सी राशि पर कितने अंश कला से कौन सी राशि के कितने अंश कला तक भोग करता होता है और इस नक्षत्र के स्वामी कौन हैं और इस नक्षत्र के देवता कौन हैं। जब हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र का फलादेश स्वतः ही हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि वो हमारी बुद्धि में बहुत सहजता से और सदैव के लिए बैठ जाएगा, जो हमारे फलादेश में भविष्य में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, यदि इस नक्षत्र के 4 चरणों की बात करें कि इस नक्षत्र के 4 चरण कौन कौन से हैं, उन पर अक्षर कौन कौन से हैं, तो वह कु, घा, ड़ा और छा, KUGH, D और CHH, ये 4 अक्षर आर्द्रा नक्षत्र के हैं और ये चारों के चारों मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं और मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। यदि इस नक्षत्र के आकाश मंडल में भोग की बात करें तो ये नक्षत्र मिथुन राशि के 6 अंश 40 कला से लेकर मिथुन राशि के ही 20 अंश तक ये भोग करता है, यानी कि इस नक्षत्र के 13 अंश 20 कला मिथुन राशि के बीच में ही गुजरते होते हैं। इसकी यात्रा मिथुन राशि में ही प्रारंभ होती है और उसी में ये पूर्ण हो जाती है। इस नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो इस नक्षत्र के स्वामी हैं राहु और इस नक्षत्र के देवता की बात करें तो वो हैं रुद्र। अब यदि हम रुद्र और राहु के विषय में पौराणिक कथाओं के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो रुद्र कौन है? रुद्र हैं, जब इस सृष्टि का क्रिएशन हो रहा था, इसका निर्माण हो रहा था, तो ब्रह्मा जी के भ्रकुटी के मध्य से आईब्रो के बीच में से एक देवता प्रकट हुए, वो हुए थे रुद्र। और रुद्रों को जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का आदेश दिया, आज्ञा दी, तो उन्होंने ऐसे जीव जंतुओं को प्रकट किया जो प्रकृति को नष्ट करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको शांत करके बैठा दिया कि आप बैठ जाइए, अभी तो सृष्टि का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, आपने विनाश करना प्रारंभ कर दिया। तो यदि एक बार
प्रथम दृष्टया जब हम रुद्र के बारे में विचार करते हैं तो हमारी बुद्धि में नकारात्मकता आती है इनके विषय में, परंतु हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है उसकी जो पौराणिक कथा हैं उनके बीच में बहुत गूढ़ रहस्य यानी डीप नॉलेज छिपी हुई है। यदि हम अपने जीवन में मजबूत होना चाहते हैं तो हमको विषम परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। कोई भी इस संसार में संघर्ष के बगैर शक्तिशाली नहीं बना है। शक्ति हमारे अंदर तभी आएगी जब हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष के बिना शक्ति पाना संभव नहीं है। और जो राहु हैं ये भी रुद्र के ही प्रिय हैं, नजदीक हैं। इनका एक ही वर्ग है, एक ही कुनबा है। शंकर भगवान की जटाओं में सर्प बनकर राहु भी विराजमान रहते हैं। इनके विषय में भी स्कंद पुराण में कथा है। चंद्रमा का पीछा करते करते ये भगवान शंकर जी के पास जा पहुँचे और उन्होंने देखा कि मेरा शत्रु भगवान भोलेनाथ जी की जटाओं में जाकर जा बैठा है, आश्रय ले लिया है। तो ये भी जाकर शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे भी अपना दास बना लीजिए। तो शंकर भगवान ने राहु को अपनी जटाओं में लपेट लिया। जो ये सर्प आपको दिखाई देता है जटाओं में, ये राहु ही है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो देवता हैं ये कहीं ना कहीं शंकर भगवान के ही सामीप्य में रहते हैं। अब हम विचार करते हैं कि ये आर्द्रा नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं इनका शारीरिक संरचना कैसी होती है, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो आर्द्रा नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं ये सुगठित शरीर वाले होते हैं, क्योंकि इनको परिश्रम करने में आनंद आता है। इनका जो शरीर होता है वो बड़ा गठीला होता है, मजबूत होता है स्वतः ही, और कद इनका मध्यम होता है और नित्य युवा दिखने वाले प्रतीत होते हैं। यानी ये अपने शरीर को इस प्रकार से मेंटेन करके रखना पसंद करते हैं कि इनके वृद्धावस्था नज़दीक तक भी ना पहुँचे। इसी के कारण ये ज़्यादा आयु होने पर भी कम आयु के प्रतीत होते हैं। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि ये जो आर्द्रा नक्षत्र है ये मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाता है और मिथुन राशि के जो स्वामी बुध हैं वो राजकुमार हैं। तो ये व्यक्ति अपने शरीर को इस प्रकार से बना कर रखते हैं कि ज़्यादा आयु के होने पर भी कम आयु के प्रतीत होते हैं। और इनकी जो भौं होती हैं, आँखों की जो भ्रुकुटी होती हैं, आईब्रो होती हैं, वो तकरीबन मिली हुई होती हैं। मिली हुई आईब्रो वाले ये व्यक्ति देखे जाते हैं और सुंदर होते हैं। यदि इनका बुद्ध अच्छा है तो ये भी स्मरण रखें। यदि इनका बुद्ध अच्छा नहीं है, लगन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो इनका रूप विकराल भी होता है, भयावह भी होता है। क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो रुद्र हैं और जो स्वामी हैं वो राहु हैं। तो यदि इनके स्वभाव आदतों की हैबिट्स की बात करें तो वो कैसी रहती हैं, तो वो रहती हैं, ये परिश्रम में विश्वास रखने वाले होते हैं। स्वतः ही किसी के बगैर कहे कि इनको कोई कहे कि आप ये काम कर दीजिए, घर का माँ बाप, कोई इस लड़की है या लड़का है, जब माँ बाप कहेंगे तभी कोई काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये स्वतः ही स्वभाव से परिश्रमी होते हैं और स्थित प्रज्ञ होते हैं। एक काम इनको बता दिया उसको अपने आप ईमानदारी से करते रहते हैं या स्वयं भी अपने आप करते होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानते होते हैं। ये इनकी विशेष खासियत होती है।
इनको इनकी जिम्मेदारियां याद नहीं दिलानी पड़ती, ये स्वतः ही उन जिम्मेदारियों को निभाते होते हैं। बेशक घर परिवार में किसी भी संबंध से, चाहे ये लेडीज़ हैं या ये जेंट्स हैं, यदि इनके अपने परिवारीजन से किसी बात को लेकर मतभेद हैं, तब भी ये अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटते। अपना जो इनका फ़र्ज होता है, इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, उनको ये ऑनेस्टली निभाते रहते हैं। ये आरुद्रा नक्षत्र वालों के अंदर खासियत होती है। और मौजी स्वभाव के होते हैं। किसी ने इनको कुछ कह दिया तो ये बहुत बार उस पर ध्यान नहीं देते, अपनी मस्ती में अपनी मौज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। और आरुद्रा नक्षत्र वाले व्यक्तियों की ऐसी खासियत होती है। सर्वोपकारी होते हैं। सर्वोपकारी से तात्पर्य ये है और मतलब ये है कि ये सबका भला सोचने वाले होते हैं, चाहे उसके साथ इनका कोई संबंध है या नहीं है। ये भी उम्मीद नहीं करते कि इससे मुझे कुछ प्राप्त होगा, आगे आने वाले समय में मेरे ये काम आएगा तभी मैं इसकी हेल्प करूं। इस बात को सोचे बगैर भी ये हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसा स्वभाव इनका होता। थोड़ी बोलने की ज़्यादा आदत होती है। कई बार इनको बाचाल भी कह सकते हैं हम। बाचाल के रूप में भी इनकी आइडेंटिटी बनती होती है। अपने मन की बात को लंबे समय तक पचाए रखना इनके बस की बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं उस बात को ये कह ही देते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए इनको, अपनी बात, किसी की बात को या अपनी बात को पचाने की। कई बार इसके दुष्परिणाम भी देखने पड़ जाते हैं। और तर्कशील बहुत अच्छे होते हैं। यदि इनकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, दूसरे भाव की स्थिति अच्छी है, तो तर्क करने में बड़े पारंगत होते हैं। ये स्पोक पर्सन भी बन जाते होते हैं इसी गुण के कारण। परंतु यदि ये भाव दूषित हैं तो ये कुतर्की भी एक नंबर के होते हैं और बेवजह अपने संबंध खराब कर लेते हैं, झगड़ा मोल ले लेते हैं। तो यही इनकी खासियत है और ये खासियत कई बार इनके लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। अब इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करें। यदि कुंडली में इनके में पंचम भाव और बुध की और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, यानी मिथुन राशि पर कोई पापी ग्रह नहीं है, मिथुन राशि पर चंद्रमा बैठे हैं, उसके साथ कोई पापी ग्रह नहीं है, पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, और पंचम भाव की भी स्थिति अच्छी है, तो इनकी जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो बहुत अच्छी रहती है। मैथमेटिक में और साइंस में इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है और ये प्राय उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते होते हैं। परंतु निर्भर करेगा ग्रह योग पर कि जो पंचम भाव और बुध की स्थिति कुंडली में कैसी है। अब इनकी सेहत के बारे में बात की जाए, यदि लग्नेश इनका प्रबल नहीं है, मजबूत नहीं है, मतलब विशेष सपोर्ट नहीं है लग्नेश को, तो सेहत के लिए ये बड़े संघर्षरत रहते हैं। जीवन के प्रारंभ से इनका वातावरण ऐसा होता है कि घर परिवार में बीमारियां ही देखते होते हैं। प्राय उन्हीं में इनका जीवन प्रारंभ होता है और अंत तो गत्वा जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती चली जाती है, ये भी इस बीमारी, किसी भयंकर बीमारी में या किसी असाध्य रोग से ये ग्रस्त हो जाते हैं। यदि स्त्रियां हैं तो इनके अंदर जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती हैं, जो लेडीज़ बीमारियां हैं, जिनको गुप्त रोग के रूप में हम देखते हैं, उस प्रकार के रोग भी इनको उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं अल्टीमेटली कि ये स्वास्थ्य की ओर से बेचारे गरीब रहते होते हैं। यदि इनकी कुंडली में लग्नेश की और लगन की स्थिति मजबूत नहीं है, यानी लगन बहुत निम्न अंशों में है या परिवर्तन अंशों में है, यानी कि अंतिम अंशों में है, लगन इनकी डिग्री में है, तब इनके सामने प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे लोगों को
अपने लग्नेश की कंडीशन को देखकर उसका रत्न धारण कर लेना चाहिए, तो इनको सेहत से संबंधित जो समस्या है उससे बचाव रह सकता है। अब यदि इनके कैरियर के बारे में बात की जाए कि इनका कैरियर किस क्षेत्र में जाकर चमकता होता है, इनकी आजीविका किस क्षेत्र से जाके चलती है, तो इनको क्लरिकल जॉब जो है या क्लरिकल जो फील्ड है वो किसी भी लाइन में जाकर इस काम में अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, इस काम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वहाँ से अच्छी अर्निंग हासिल कर लेते हैं। बैंकिंग में जाकर या इनके ग्रह अच्छे हैं, 11th हाउस और 10th हाउस का रिलेशन बुध के साथ बना हुआ है और 5th हाउस भी इनका अच्छा है, तो ये सीए भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, यानी सीए बनकर अच्छा प्रॉफिट हासिल करते होते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, नाम और ऐश्वर्य और शोहरत सभी कुछ ये हासिल करते हैं, यानी नेम फेम दोनों हासिल कर लेते हैं। और इनका शुक्र भी अच्छा है तो ये राइटर भी बन जाते हैं। यदि शनि उनकी कुंडली में अच्छा है, 10th हाउस 11th हाउस रिलेशन बना रहा है, तो ये इंजीनियर भी बहुत अच्छे बन जाते होते हैं। परंतु निर्भर करता है और ग्रह योग का कि जो इनके कैरियर के साथ लिंक करते होते हैं, जैसे 10th हाउस और 11th हाउस। 11th हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, उस राशि का स्वामी किस कंडीशन में है, तो उसके अनुसार ही इनकी जो ग्रेड है वो निर्धारित होगी। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताता रहता हूँ कि जैसे हमने बताया कि इनका जो कैरियर है वो अकाउंटेंसी से या क्लरिकल जॉब से है। अब उसमें क्लरिकल जॉब में बहुत सारी मान के चलिए वाणिज्य मंत्री से लेकर और एक साधारण जो मुनीम है छोटी सी दुकान पर किसी पर, वो सब इनके क्लरिकल एरिया में आ जाता है। सारी बुद्ध के अंतर्गत ये सारा काम आ जाता है, परंतु उसमें निर्धारित करेगा कि ये व्यक्ति कैसा बनेगा, ग्रह की शक्ति पर, ग्रह को बल कैसा मिला है। जो 6 प्रकार के बल होते हैं ग्रह के, उन बलों को देखना पड़ता है, बल निकालना पड़ता है ग्रह का, तब निर्धारित होता है कि इसको कौन सी ग्रेड मिलेगी, यानी इस फील्ड में इसका स्तर क्या होगा। जो 6 बल हैं सर्वप्रथम ग्रह के, वो 6 बल अवश्य देखना चाहिए। स्थान बल, काल बल, दिक् बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दृक बल, ये 6 प्रकार के बल देखकर ही किसी की कुंडली से ये पता लग सकता है कि वो उस क्षेत्र में किस स्तर पर कामयाब हो पाएगा। तो यदि इनकी मैरिज लाइफ के बारे में बात की जाए और इनके संतान सुख की बात की जाए, तो जो इनके मैरिज लाइफ में कई बार खटपट देखी जाती होती है, क्योंकि थोड़ा सा इनका जिद्दी स्वभाव होता है और जिद्दी स्वभाव के कारण इनके गृहस्थ जीवन में, मैरिज लाइफ में खटपट देखी जाती है। परंतु यदि लड़की है और उसका बृहस्पति सपोर्ट करने वाला है या लड़का है शुक्र सपोर्ट करने वाला है, तो इनका सेपरेशन नहीं होता। ऐसे ही खट्टे मिट्टे अनुभवों के साथ इनका आजीवन अच्छा निकल जाता होता है। परंतु ये नहीं कह सकते कि इनका जो समन्वय है वो घी और खिचड़ी जैसा होता है या दूध और मिश्री जैसा होता है। कहीं ना कहीं इनके बीच में थोड़ी बहुत खिटपिट देखी जाती होती है। बाकी नवमांस कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति को देखना पड़ता है, उससे भी निर्धारित होता है कंप्लीट कि उसमें इनको कितना फल मिलेगा, कितने स्तर तक इनका गृहस्थ जीवन में मनमुटाव या प्रेम रहेगा, ये भी देखना आवश्यक है। अब इनके वीक पॉइंट की बात करें, कमजोरियों की बात करें, तो कमजोरी इनकी मुख्य है कुतर्क करना। किसी भी विषय पर
जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है उसके बारे में भी ये कुतर्क करने लग जाते हैं। यदि इनका सेकंड हाउस पीड़ित हो तो बुध भी खराब हो और सेकंड हाउस भी खराब हो तो एक कुतर्की होते हैं, और जो अपने मन में आ गया वही कर लेंगे, चाहे उसको उसके बारे में कोई कितना भी मना करे। घर का मेंबर चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, कितना भी समझाएं लेकिन उसी काम को करेंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अपने भाग्य को कोसने वाले बात बात पर अपने भाग्य को कोसते हैं और रोने लग जाते हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता। ये संसार उसी को पसंद करता है जो हंसता हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर हम किसी रोते हुए बच्चे को गोदी में नहीं उठाते हैं, जो बच्चा हंस रहा हो खेल रहा हो उसको हम अपनी गोदी में उठाने का मन करता है, हम उसको अपनी गोदी में लेना पसंद करते होते हैं। तो इनको इस चीज़ पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस संसार में कोई भी समस्याओं से अछूता नहीं है, और ये समस्याएं हमको समाप्त करने के लिए नहीं आती हैं, हमको मजबूत करने के लिए आती हैं। आपको परमात्मा ने एक पावरफुल रोल दिया है और उस रोल को निभाकर आप पावरफुल सिद्ध हो जाएंगे। यानी जितना अच्छा कलाकार होता है उसको इतना ही टफ रोल मिलता होता है। ये सोचकर आप खुश रहें, अपने किस्मत पर ना पछताया करें, किस्मत को ना कोसा करें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें और खान पान पर अपने पर नियंत्रण रखें, और ना तो ज़्यादा भोजन करें और ना ही बिल्कुल भूखे रहें। कई बार इन लोगों की अपनी भूख की अनदेखी करने की भी आदत इनके अंदर देखी जाती है, तो इनको ध्यान रखना चाहिए। अपनी भूख को अनदेखा भी नहीं करना और ज़्यादा खाना भी नहीं है। जब आप इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। इसके लिए आप एक साधारण सा उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी और जो आपके स्वभाव में जो मिसिंग है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। उसके लिए आप भूरे तिल 3 प्रकार के होते हैं, काले, वाइट, ब्लैक, वाइट और ब्राउन। आपने ब्राउन रंग के तिल लेने हैं और देसी घी लेना है। अपनी सामर्थ्य अनुसार सवाया दान जो होता है वो वित्त समान अर्थात अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, तो आपने सवाई मात्रा में ये दोनों चीज़ लेकर बुधवार के दिन मंदिर में चढ़ानी है। ऐसा करने से जो नक्षत्र के कारण जो आपके सामने समस्या दिख रही है वो दूर हो जाएगी, आपका जीवन सुखद रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज को प्लस करेगा, आपकी स्टोरेज को बढ़ाएगा। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।